क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बेरोजगारी दर के बारे में सुनते हैं तो उस एक नंबर के पीछे कितनी बड़ी कहानी छिपी होती है? चलिए आज इस दिलचस्प आंकड़े की पहेली को सुलझाते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर खबरों में आता है कि बेरोजगारी दर 3.5% है, तो क्या इसका सीधा सा मतलब यह है कि बाकी 96.5% लोगों के पास नौकरी है? सुनने में तो ऐसा ही लगता है ना? पर असलियत थोड़ी अलग है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये नंबर, ये आंकड़ा आखिर आता कहां से है। इसे मापा कैसे जाता है? देखिए, ये कोई अंदाजा नहीं है। अमेरिका में हर महीने एक सरकारी एजेंसी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स लगभग 60,000 घरों का सर्वे करती है। इसी विशाल सर्वे से श्रम बाजार की सेहत का पता चलता है। तो ये एजेंसी करती क्या है? वो पूरी आबादी को 3 बड़े ग्रुप्स में बांट देती है। पहले ग्रुप में वो लोग हैं जिनके पास रोजगार है, दूसरे में वो हैं जो बेरोजगार हैं, यानी काम नहीं है लेकिन पिछले 4 हफ्तों से काम ढूंढ रहे हैं, और तीसरा ग्रुप है उन लोगों का जो श्रम बल में नहीं है, जैसे स्टूडेंट्स या रिटायर्ड लोग। और असली खेल इन्हीं परिभाषाओं में छिपा है। तो ये रही सबसे जरूरी बात, बेरोजगारी दर पूरी आबादी का प्रतिशत नहीं है, ये सिर्फ श्रम बल का प्रतिशत है। और श्रम बल का मतलब है वो लोग जिनके पास या तो नौकरी है या जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। जो लोग नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे वो इस गिनती में आते ही नहीं। और यहीं पर एक और आंकड़ा आता है, श्रम बल भागीदारी दर। यह हमें बताता है कि देश की कुल वयस्क आबादी में से कितने प्रतिशत लोग असल में काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं। यह हमें एक ज्यादा बड़ी तस्वीर दिखाता है। तो जब इस आधिकारिक फॉर्मूले को इस्तेमाल किया गया तो जुलाई 2022 में अमेरिका की बेरोजगारी दर निकलकर आई सिर्फ 3%। लेकिन क्या ये 3.5% की दर हमें पूरी कहानी बताती है? असल में नहीं। यही तो इन आंकड़ों का खेल है कि ये जितना बताते हैं उससे कहीं ज्यादा छिपाते हैं। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टील वर्कर हैं जोशिया। उनकी मिल बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गए। महीनों तक नौकरी ढूंढने के बाद वो निराश होकर हार मान लेते हैं और नौकरी खोजना ही बंद कर देते हैं। अब यहां एक बहुत ही अजीब बात होती है। जोशिया की हालत तो और खराब हो गई, लेकिन सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारी दर कम हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्होंने नौकरी खोजना बंद किया, वो श्रम बल से ही बाहर हो गए। ये हमें इस आंकड़े की एक बहुत बड़ी सीमा दिखाता है। अब एक और कहानी देखते हैं जिसे अल्प रोजगार या अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और नतीजा, बेरोजगारी दर पर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि करीम को अब भी रोजगार प्राप्त गिना जा रहा है। यह आंकड़ा एक अच्छी हाई स्किल जॉब और बस गुजारे के लिए की जा रही पार्ट टाइम नौकरी में कोई फर्क नहीं करता। तो इन दोनों कहानियों से हमें एक बात तो साफ हो जाती है, हर तरह की बेरोजगारी एक जैसी नहीं होती, और इसीलिए अर्थशास्त्री इसे 2 अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखते हैं। एक होती है घर्षणात्मक या फ्रिक्शनल बेरोजगारी। ये शॉर्ट टर्म होती है और एक तरह से स्वाभाविक है, जैसे कोई बेहतर नौकरी के लिए अपनी पुरानी जॉब छोड़कर नई ढूंढ रहा हो। इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। दूसरी तरफ है संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल बेरोजगारी। ये ज्यादा चिंता की बात है। ये तब होती है जब अर्थव्यवस्था में ही नौकरियां कम पड़ जाती हैं। अब इससे एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, अगर बाजार में काम करने वाले लोग ज्यादा हैं और नौकरियां कम, तो सीधी सी बात है कंपनियों को तनख्वाह कम कर देनी चाहिए ताकि वो ज्यादा लोगों को काम पर रख सकें। पर ऐसा होता क्यों नहीं है? अर्थशास्त्री कहते हैं कि इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हो सकती हैं जो तनख्वाह को एक लेवल से नीचे नहीं आने देती और संरचनात्मक बेरोजगारी पैदा करती हैं। पहली वजह है न्यूनतम मजदूरी कानून, यानी मिनिमम वेज। अगर सरकार एक मिनिमम वेज तय कर देती है जो बाजार की दर से ज्यादा है, तो कंपनियां उस ज्यादा वेज पर उतने लोगों को हायर नहीं करना चाहेंगी, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। दूसरी वजह है ट्रेड यूनियंस। यूनियंस अपने सदस्यों के लिए बेहतर तनख्वाह और शर्तों के लिए मोलभाव करती हैं। इससे उनके सदस्यों को तो फायदा होता है, लेकिन कभी-कभी इसका नतीजा ये होता है कि कंपनियां कम लोगों को नौकरी पर रखती हैं, जिससे यूनियन के बाहर के लोगों के लिए मौके कम हो जाते हैं। और तीसरी वजह तो और भी दिलचस्प है। इसे कहते हैं दक्षता मजदूरी का सिद्धांत। ये कहता है कि कंपनियां खुद जानबूझकर मार्केट से ज्यादा तनख्वाह देती हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि बेहतर तनख्वाह से कर्मचारी ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा खुश और ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इससे कंपनी को ही लंबा फायदा होता है। तो इन सारी बातों को समेट कर देखें तो बेरोजगारी की पूरी तस्वीर आखिर है क्या?
चलिए इस पूरी चर्चा को 4 जरूरी बातों में समझते हैं। पहली, ज्यादातर लोग जो बेरोजगार होते हैं वो कुछ ही हफ्तों में नौकरी पा लेते हैं। लेकिन दूसरी बात, किसी भी एक समय पर जो लोग हमें बेरोजगार दिखते हैं उनमें से ज्यादातर लंबे समय से नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। तीसरी, कुछ बेरोजगारी जिसे हम फ्रिक्शनल कहते हैं वो तो हमेशा रहेगी ही। और चौथी बात, जो स्ट्रक्चरल बेरोजगारी है उसकी बड़ी वजह है तनख्वाह का बाजार के हिसाब से एडजस्ट न हो पाना। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर कुछ हद तक बेरोजगारी होना तय है और शायद जरूरी भी है, तो फिर किसी भी सरकार की आर्थिक नीति का असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ बेरोजगारी दर को कम करना या कुछ और?